नमस्कार मित्रों, मैं सरस्वती शिशु मंदिर नरतोला संकुल नाई से दीवान से हूँ। मित्रों, इससे पहले हमने भाषा के स्वरूप, प्रकृति और भाषा शब्द की उत्पत्ति के विषय में अगले सप्ताह बात की थी। हमने बताया था कि भाषा और हिंदी भाषा दोनों के संदर्भ में कैसे प्रयोग करें और उनमें कितना अंतर है तथा भाषा की प्रकृति और भाषा की विशेषता, इन चीज़ों पर चर्चा की थी। तो आज जो है लिपि, भाषा को जो लिखने का माध्यम है, उस पर चर्चा करेंगे। ध्वनियाँ जो वाणी से निकलती है, आवाज़, संभवतः वह समाहित नहीं रह सकती। हालांकि आज बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हो गए हैं, रिकॉर्डिंग द्वारा, ऑडियो, वीडियो। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, जो आवाज़ निकलती थी वह उसको सुरक्षित रह पाना संभव नहीं था, अर्थात अंतरिक्ष में समा जाती थी, क्योंकि उसका स्थायित्व तो नहीं था। अतः जो व्यक्ति प्रत्यक्ष सामने हो तो उसको तो हम अपने विचारों से समझा सकते थे, अवगत करा सकते थे, या दूसरे की ध्वनि अगर हम तक पहुंचती है तो उसको हम समझ सकते थे, आत्मसात कर सकते थे। लेकिन अगर दूर कहीं माध्यम दूर हो, बहुत सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर, अपने संदेश या कोई वक्तव्य पहुंचाना हो तो वह हम ध्वनि के द्वारा नहीं कर सकते। तो उसके लिए आवश्यकता हुई लिपि। लिपि वे चिन्ह हैं, वे अक्षर जिन संकेतों के द्वारा हम अपने भावों, विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूसरे लोगों को लाभान्वित करने के लिए कुछ ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप में हम वर्ण को लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। अब अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। ऐसे ही अब हिंदी भाषा की लिपि, उस पर चर्चा है। तो जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। विभिन्न देवनागरी लिपि से तात्पर्य कुछ विद्वान लगाते हैं देवनगर, अर्थात काशी। काशी में उत्पन्न होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। कुछों का मानना है कि गुजरात में राष्ट्रकूटों का जहाँ शासन था तो उन्होंने ही इस लिपि का विकास किया, तो इस कारण इसे देवनागरी लिपि कहा गया। तो जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आगे करेंगे हम मात्रा प्रयोग। व्यंजनों में भिन्न भिन्न उच्चारणों के लिए निमित्त उनके स्वर जोड़े जाते हैं और उस समय स्वर के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। 12 खड़ी के साधारण नियमों के अलावा मात्रा संयोग में कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे सामान्यतः हम 12 खड़ी के प्रयोग से ही मात्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर क में छोटी ई की मात्रा लगानी है तो की बनता है। लेकिन कुछ सामान्य नियम है जहां पर मात्राएं का प्रयोग उस रूप में न होकर दूसरे रूप में होता है, क्योंकि 12 खड़ी के रूप से आप सब लोग परिचित हैं। तो जो विशिष्ट रूप है उसकी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो जैसे हम रुपया लिखते हैं, रॉ में नीचे से ऊ की मात्रा न लगाकर रु उसके पीछे से मात्रा का प्रयोग करते हैं, रुपया। ऐसे ही अगर रॉ में बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है तो उसके पीछे बड़ी ऊ की मात्रा प्रयोग करके, जैसे रूस, ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कुछ मात्राएं होती हैं, जैसे दौ के नीचे
र लगाने से दृग, दृग। ऐसे ही अन्य और भी अक्षर हैं जिनमें इस तरह की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे व्यंजन, व्यंजन भेद पर थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। सामान्यतः व्यंजन दो प्रकार के, एक खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं, दूसरे खड़ी पाई के साथ नहीं लिखे जाते। यहाँ पर खड़ी पाई से मेरा आशय है खड़ी रेखा, जैसे क एक डंडा खड़ा, तो उसमें ही बनता है। लेकिन कुछ व्यंजन खड़ी पाई के साथ नहीं लिखे जाते हैं, जैसे छ, ट, ढ, र, द इत्यादि। तो सामान्यतः व्यंजनों को लिखने के हिसाब से दो वर्गों में विभाजित किया गया है, वे जो खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं और वे जो खड़ी पाई के साथ नहीं लिखे जाते हैं। इससे आगे एक और है वर्ण, अक्षर। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर, अक्षर यानी जिसका शरण न हो, टूटे न, यानी उसको तोड़ा न जा सके, सबसे छोटी। अर्थात अक्षर शब्द का ही अर्थ है अनाशवान, अर्थात उसे छोटा न किया जा सके। हम दूसरे शब्दों में यह भी कर सकते हैं कि अक्षर मूल ध्वनि का नाम, वह किसी शब्द का वह खंड है जिसके खंड खंड नहीं किए जा सकते, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक ध्वनि होती है जो अपना एक विशेष स्थान रखती है। तो हमारी हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 मानी गई है वर्तमान में। तो पहले कुछ और वर्ण थे, कुछ हटा करके कुछ अयोग व अलग करके 49 रखा गया था। तो वर्तमान में 52 माना जाता है, जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। तो पहले स्वर की चर्चा कर लेंगे हम। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम स्वर कहें, क्योंकि वो स्वयं जो मुंह से निकला उच्चारित है, स्वाभाविक रूप से निकला हो। और इसको भी, स्वरों को भी जो हैं अ से अह तक, हालांकि इसमें अंग और अह, इनको अयोगवाह के अंतर्गत रखा गया है। अर्थात इनका अपने आप में अपना कोई अस्तित्व नहीं है, यानी जो दूसरे के साथ संयोग होकर के अपना अर्थ प्रकट कर सके। जैसे विसर्ग अह, अंग अपने आप में नहीं, वो किसी स्वर या व्यंजन के ऊपर ही प्रयुक्त किया जा सकता है। स्वरों को भी हम उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया ह्रस्व, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का संयोग। अब एक मात्रा से यहाँ तात्पर्य अ के उच्चारण, अ के उच्चारण में जितना संयोग, जैसे अ, ई आदि। दूसरे वर्ग में दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, ओ आदि, यानी अ के उच्चारण का जो समय लगता है उसका दुगुना। और तीसरे वर्ग में जो आते हैं त्रिमात्रिक, यानी हम उसको दूसरे रूप में प्लुत, प्लुत स्वर भी कहते हैं। इसका एक उदाहरण है ओ, यानी 3 मात्राओं के बराबर संग। तो आज हमने स्वरों की चर्चा की। इससे आगे अगला विषय जब आएगा तो उसमें हम जो व्यंजन का बचे हुए भाग, उनके उच्चारण स्थान आदि पर चर्चा करेंगे और शब्दों की बनावट आदि पर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।